हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, उनके ऊपर ऐसे के बारे में। इसके पहले की एक मैराथन वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर भी हम एक मैराथन जैसी वीडियो बना रहे हैं जहाँ पर हम टोटल 4 ऐसे को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा सेशन ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशंस अगर आपके होते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। तो बिना लेट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर साइबर थ्रेट के बारे में। अब देखो, ये जो हमारा साइबर थ्रेट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी एक्सपेक्टेड टॉपिक है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हो सकता है इस बार ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइबर थ्रेट के बारे में ना, तो साइबर थ्रेट क्या है, क्यों न्यूज़ में था, सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं। तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे के अंदर हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है और इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले उस चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट किसने जारी करी थी, तो पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी थी। और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि पूरी दुनिया भर के अंदर जो हमारे साइबर अटैक है ना, वो 28% से इंक्रीज हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे साइबर अटैक हुए हैं वो एजुकेशन सेक्टर पे, रिसर्च सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे, मिलिट्री एंड हेल्थ केयर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक न्यूज़ था। इस न्यूज़ के साथ आप इस साइबर थ्रेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर साइबर थ्रेट है क्या, व्हाट इज साइबर थ्रेट। देखो, साइबर थ्रेट क्या है अगर मैं इसको बताऊं, कोई भी मलीशियस काम, देखो मलीशियस का मतलब क्या होता है, खराब, ठीक है, बैड काम, यानी कि कोई भी ऐसा घिनौना या फिर खराब काम जिससे कि आपका कोई डाटा डैमेज होता है, आपके डाटा की चोरी होती है, या फिर जो आपका डिजिटल लाइफ है वो क्या होता है, डिसरप्ट होता है। इस काम को ही हम क्या कहते हैं, साइबर थ्रेट कहते हैं। मतलब साइबर थ्रेट क्या है, तो ऐसा कोई भी घिनौना काम जिसमें कि हमारा डाटा डैमेज होता है, हमारे डाटा की चोरी होती है, या फिर जो हमारी डिजिटल लाइफ है वो डिसरप्ट होती है, इसी चीज़ को हम साइबर थ्रेट कहते हैं। अब जब भी साइबर थ्रेट होता है, तो यानी कि साइबर अटैक जब भी होगा, तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होगी कि जो भी हमारे डाटा है ना उसकी डैमेज देखने को मिल जाएगी, हमारे डाटा को डिसरप्ट कर दिया जाएगा, डाटा को स्टील कर दिया जाएगा, यानी कि डाटा को चोरी हो जाएगी। हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, हमारे कंप्यूटर का एक्सेस किसी और के पास जा सकता है और वो उसका गलत तरीके से अपने तरीके से यूज कर सकता है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसी हर चीज़ हो सकती है जब भी हम बात करते हैं साइबर अटैक की। तो साइबर अटैक के अंदर क्या क्या संभावनाएं बनती है कि अगर कभी भी साइबर अटैक होगा तो इससे हमारे डाटा का डैमेज होना, हमारे डाटा का डिसरप्ट होना, हमारे डाटा का चोरी होना, ऐसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेट्स है वो कहती है कि हो सकता है कि सामने वाला आपकी बिना मर्जी के, बिना ऑथराइजेशन के आपके कंप्यूटर पर एक्सेस पा ले और गलत तरीके से उसका एक्सेस लेके आपके पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को लीक कर दे। हो सकता है कि इससे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क को हैक किया जा सकता है। ये सारे के सारे काम साइबर थ्रेट के माध्यम से करे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोर्सेस ऑफ साइबर थ्रेट क्या है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से साइबर थ्रेट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो स्रोत है ना हमारा साइबर थ्रेट जहां से देखने को मिलते हैं वो होता है होस्टाइल नेशन स्टेट। अब आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश के पास कितने सारे हॉस्टाइल नेशंस हैं, और वो सारे हॉस्टाइल्स नेशन कंट्री ऐसे हैं जो कि भारत को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो ऐसे ही जितने भी हॉस्टाइल नेशन स्टेट होते हैं ना, नेशन बोल लो या फिर स्टेट्स बोल लो, ये क्या करते हैं, कुछ गलत तरीके की प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, यानी कि एक दुष्प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं ये फैलाते हैं। और इसके वजह से क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे देश की इमेज है वो वर्ल्ड वाइड खराब हो जाए, वो हमारे देश के ऊपर नज़र रखते हैं, कहीं ना कहीं जासूसी करने का काम करते हैं। तो इन सभी के वजहों से ना वो साइबर थ्रेट यानी कि साइबर अटैक हमारे ऊपर करते रहते हैं। तो पहला सबसे रीज़न तो यही होता है कि जो हमारे पास हॉस्टाइल नेशन है ना वो एक स्रोत बनते हैं कि हमारे ऊपर साइबर अटैक होता है।
दूसरा होता है टेररिस्ट ग्रुप। अब देखो ये भी बात नहीं छुपी है कि टेररिस्ट ग्रुप क्या करते हैं, साइबर स्पेस की मदद लेते हैं और साइबर अटैक करते हैं। साइबर अटैक करके उनका बस मतलब इतना ही होता है कि जो भी हमारे नेशन की इंटरेस्ट है ना, उसको डैमेज कर दिया जाए और हमारे नेशन को उनको ये दिखाना होता है कि हमने नेशन के अंदर क्या कर दिया, एक तरीके से गलत जो विचार है वो फैला दिए, ठीक है, आतंक फैला दिया, यानी कि आतंकवाद जो है वो ये सब ट्राई करते हैं साइबर स्पेस के माध्यम से, साइबर थ्रेट के माध्यम से। तो यहाँ से एक रीज़न बनता है कि वो हमारे ऊपर साइबर अटैक करते हैं। दूसरा ये बनता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको करने के लिए क्या करते हैं कुछ लोग, साइबर अटैक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि स्पाइस यानी कि यहाँ पर जासूसी करी जाती है और जासूसी करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो करा जाता है, और इसके लिए भी कई लोग साइबर अटैक का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो हैकर्स हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, मलीशियस इंटेंडर्स, मतलब कि एक गलत चीज़ जो है वो करते हैं किसी भी चीज़ को हैक करके। अब मैंने जितना पढ़ाया उतना एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको पता लग जाए, ताकि आप भूलो नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि साइबर थ्रेट क्या है, क्या इसकी लेटेस्ट डाटा है, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो जो हमारी लेटेस्ट डाटा है वो ये कहती है कि 2024 के फर्स्ट कैलेंडर में हुआ क्या था कि जो साइबर अटैक था वो पूरी दुनिया में 28% से बढ़ गया। हमें कैसे पता, हमें इसलिए पता क्योंकि पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की ये रिपोर्ट जो है ये बात बोलती है। ये कहती है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे साइबर अटैक है वो एजुकेशन सेक्टर पे, रिसर्च सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे, मिलिट्री सेक्टर पे और हेल्थ केयर सेक्टर पे देखने को मिले। इसके बाद हमने देखा कि जो साइबर अटैक है ना या साइबर थ्रेट है, या आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। तो कहा गया कि कोई भी ऐसा मलीशियस एक्ट, इनकी कोई भी ऐसा खराब काम जिसमें कि हमारे डाटा का डैमेज होना, हमारे डाटा का चोरी होना और हमारे डिजिटल लाइफ को डिसरप्ट कर देने जैसी चीज़ें जो होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइबर थ्रेट या साइबर अटैक कहते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी एक सक्सेसफुल साइबर अटैक होगा तो जो हमारी डाटा है वो डैमेज हो जाएगी, हमारी डाटा को डिसरप्ट कर दिया जाएगा या फिर हमारी डाटा चोरी भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेट जो है ये कहती है कि हो सकता है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, लीक हो जाए। जो हमारा कंप्यूटर है उस पर किसी दूसरे का अनऑथराइज तरीके से एक्सेस मिल जाना, ये भी दिखाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रखता है, और यहाँ पर हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नुकसान भी होने की संभावना बनी रहती है। फिर हमने बात किया कि सोर्सेस ऑफ साइबर थ्रेट, यानी कि साइबर थ्रेट जो होता है इसके सोर्स क्या हैं। तो सोर्स में सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे होस्टाइल नेशंस है ना, ये क्या करते हैं, हमारे ऊपर एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और दुष्प्रचार करते हैं ताकि जो हमारे नेशन की इमेज है वो वर्ल्ड वाइड खराब हो। इसके लिए लोग क्या करते हैं, यानी कि जो नेशंस हैं होस्टाइल, वो हमारे ऊपर साइबर अटैक करते रहते हैं। टेररिस्ट ग्रुप नहीं चाहते कि जो कंट्री है ना उनके अंदर अमन और शांति बहाल हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, हमारे नेशन का इंटरेस्ट खराब हो, इसके लिए वो हमारे ऊपर साइबर अटैक करते रहते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं और इसके लिए वो जासूसी करने के लिए भी साइबर अटैक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और हैकर्स, आपको भी पता है क्या करते हैं, मुझे भी पता है क्या करते हैं। तो हैकर्स भी एक रीज़न होते हैं जो कि साइबर अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। अब देखो टाइप ऑफ साइबर थ्रेट, यानी कि साइबर थ्रेट कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मालवेयर की। देखो अगर इसके बारे में आपको मैं पढ़ के बताऊं उससे पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मालवेयर। अब ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं और मालवेयर हैं, इनमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो हमारे सॉफ्टवेयर है ना, ये किसी भी हमारे एंड्रॉयड को, विंडो को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को क्या करते हैं, ईजी टू एक्सेस बनाते हैं। मतलब इनके वजह से अगर ये आपके फ़ोन में डले होंगे ना, तो इससे जो आपका फ़ोन है ना वो बड़े ही ईजी तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से चलेगा और फ़ोन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो हमारा मालवेयर होता है, जब ये आपके फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर या फिर विंडोज़ के अंदर चला गया ना, तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है फ़ोन की ना, लैपटॉप की, वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं गिर जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इजी टू एक्सेस बनाता है, लेकिन जो हमारी मालवेयर है ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है और उनको अच्छे से वर्क नहीं करने देता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। आई नो कि अब इसके बीच में आपको डिफरेंसेस क्लियर होंगे कि सॉफ्टवेयर और मालवेयर क्या होता है।
अब यहाँ पर देखो बोला गया है कि टाइप ऑफ साइबर थ्रेट में सबसे पहला थ्रेट होता है मालवेयर का। देखो मालवेयर में करते क्या है कि ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है। मलिशियस का मतलब है कि ये खराब करने वाला सॉफ्टवेयर है, और ये क्या करता है जब आपके डिवाइस या नेटवर्क के अंदर इसे इंस्टॉल कर दिया जाता है तो ये मलेशियस टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर या फोन जो है वो काम नहीं करता या फिर अच्छे से काम नहीं करता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है स्पाईवेयर। देखो स्पाईवेयर क्या होता है, ये एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसको हम क्या करते हैं आपके फोन के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इससे होगा क्या कि आपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करी, फिर भी जो इसको इंस्टॉल करने वाला है ना उसको ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो भेजता रहता है। यानी कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपने होस्ट को भेजता रहेगा जिसने इसको इंस्टॉल किया है जिस भी फोन के अंदर। तो इस चीज को बोलते हैं स्पाईवेयर। एक हमारी होती है फिशिंग अटैक। अब देखो फिशिंग अटैक क्या होती है, कोई ऐसा अटैक जिसके अंदर मैंने क्या करा, मान लो मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और मैंने बोला कि ठीक है मैं ना क्या करता हूं XYZ जो भी आपका नाम है, मैंने आपका नाम लिया और मैंने आपको ल्योर कर लिया। ल्योर करने का मतलब क्या है कि अपने तरफ मिला लिया, साम दाम दंड भेद जो भी है सब कुछ लगा के। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप सारा का सारा डाटा मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस तरीके के अटैक को फिशिंग अटैक कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ऐसा साइबर क्रिमिनल जिसको ल्योर कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं अल्योर कर लिया जाता है और उस इंडिविजुअल से सारी डिटेल जो है वो मांग ली जाती है। अब ये अल्लूर किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, वो पैसे से भी हो सकता है। आपने हनी ट्रैप का नाम सुना होगा, तो वो भी इसी के अंदर आप समझ सकते हो कि कुछ भी तरीका लगा करके क्या किया जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे अगर सेंड करी जाती है या मांगी जाती है तो वो एक होती है फिशिंग अटैक। ठीक है, आई नो कि अभी ये जो 3 अटैक है ना, मालवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग अटैक, ये अभी क्लियर रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की, वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपने भी देखा होगा, ये काम ना मैंने भी करा है। हुआ क्या था कि जैसे मान लो हमारे कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है, हमने तो बेसिकली मजाक में ही करा था, तो हम उन्हें परेशान करने के लिए ना SMS बॉम्बिंग का एक सिस्टम लगा देते हैं जिसके अंदर 1000, 500, 1200 जितने हमें मैसेज भेजने होते हैं ना, एक बार में हम बोटनेट को कमांड देते हैं और वो सारे मैसेजेस उसको जाने लगते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि जब भी वो कोई काम कर रहा होता अपने फोन में ना, तो उसका काम वहीं पे रुक जाता है, वो काम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से भी कुछ लोग करते हैं, बोटनेट का इस्तेमाल करते हैं और कई सारे मैसेजेस यानी कि एक सुपर फ्लश कर देते हैं मैसेजों का, और वो किसी ना किसी कंप्यूटर पे, किसी ना किसी नेटवर्क पे वो बार बार उसकी फ्लडिंग जो है वो देखने को मिलती रहती है। तो ये भी एक तरीका होता है साइबर अटैक का। दूसरा होता है रैंसमवेयर अटैक। अब ये जो रैंसमवेयर अटैक है ना, ये काफी ज्यादा फेमस अटैक है और इसके बारे में तो आपने जरूर से सुना होगा। देखो रैंसमवेयर अटैक क्या होता है कि आप किसी के कंप्यूटर में एक ऐसा मॉलवेयर जो है वो इंस्टॉल कर देते हो कि जब भी वो अपने कंप्यूटर को खोलेगा ना, तो उससे क्या मांगेगा, सबसे पहले एक फिरौती की रकम मांगी जाएगी कि भैया आपका जो कंप्यूटर है ना इसकी एक्सेस डिनाई है, अगर आप मुझे कुछ रुपए, कुछ रैंसम मनी पे करते हो तब जाकर के इस कंप्यूटर को आप एक्सेस कर पाओगे, योर कंप्यूटर इज हैक्ड, ऐसा करके दिखाता है। और ये होती है रैंसमवेयर अटैक। समझ गए। फिर हम बात करते हैं सप्लाई चेन अटैक। अब देखो सप्लाई चेन अटैक क्या है, जैसे मान लो मैं हूं ए और ये है कोई बी और ये है कोई सी। अब मुझे क्या करना है, इस ए को ना सी को इंफॉर्मेशन पास करनी है, ठीक है, इस ए को इंफॉर्मेशन पास करनी है सी के पास। अब इसके पास कई सारे मेथड हैं जिससे कि ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये ईमेल कर सकता है, इससे भी ज्यादा ये इसको व्हाट्सअप कर सकता है, या फिर इसे टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है, किन्हीं भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। अब इस बी को ना चाहता है कि ये इंफॉर्मेशन पता ना लगे, लेकिन बी ने क्या करा, ए और बी के बीच की, ठीक है, अब बी ने क्या करा कि ए और सी के बीच की जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी यहाँ से पास हो रही थी वो पहले बी के पास आ रही थी। बी ने कोई ऐसी हैकिंग करी जिससे कि अब ये सारी इंफॉर्मेशन बी को मिल पा रही है और फिर ये इंफॉर्मेशन सी को जा रही है। यानी कि ए डायरेक्टली सी को भेज रहा है लेकिन बी जो है वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है। तो इस तरीके के अटैक को बोलते हैं सप्लाई चेन अटैक, जहां पर कोई थर्ड पर्सन क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन को भेजे गए ईमेल को, मैसेजेस को, या कोई भी एक तरीके के सप्लाई चेन को तोड़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके के अटैक को भी हम साइबर अटैक के अंदर काउंट करते हैं और इस अटैक को हम बोलते हैं सप्लाई चेन अटैक। फिर हमारी होती है डाटा मैनिपुलेशन। अब देखो डाटा मैनिपुलेशन अटैक जो होती है ये भी एक साइबर अटैक के अंदर काउंट करी जाती है, और इसके अंदर क्या करा जाता है, टू चेंज द डाटा टू मेक इट हार्डर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट। मतलब किसी डाटा को चेंज करके इतना कठिन बना देना ताकि जो ऑपरेट कर रहा हो ना ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा को, वो कंफ्यूज हो जाए, उसके लिए काफी सारी दिक्कतें हो जाए। तो इस तरीके के अटैक को डाटा मैनिपुलेशन अटैक भी कहा जाता है।
इसके बाद आता है डाटा डिस्ट्रक्शन। देखो डाटा डिस्ट्रक्शन क्या है कि साइबर अटैक करके किसी ऐसे डाटा को जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस डाटा को ही डिलीट कर दिया जाए, तो इस डाटा को बोलते हैं डाटा डिस्ट्रक्शन, और ये भी एक हमारी साइबर अटैक के अंदर काउंट होती है। और फटाफट से जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आप भूलो नहीं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा होस्टाइल नेशन क्या करते हैं, तो आपने देखा कि ये साइबर अटैक के ना एक सोर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि जो टेररिस्ट ग्रुप है ये भी हमारे साइबर अटैक के एक सोर्स हैं। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के अंदर भी साइबर अटैक का इस्तेमाल किया जाता है और हैकर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा टाइप ऑफ साइबर अटैक कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमने मालवेयर देखा कि मालवेयर जो हमारा एक टाइप होता है जो कि साइबर अटैक का होता है। फिर हमने स्पाईवेयर देखा और फिर हमने पीसिंग अटैक देखा। अब इसके बाद हमने बात करी कि डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक, जिसके अंदर हमने देखा कि जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क है उस पर एसएमएस भेज भेज के उसकी बाढ़ ला दी जाए जिससे कि सामने वाला परेशान हो जाए। फिर होता है कि रैंसमवेयर अटैक। अब देखो रैंसमवेयर अटैक आपने देखा कि आपका कंप्यूटर क्या करेगा, बोलेगा कि एक्सेस देने के लिए पहले आप रैंसम मनी पे करो। फिर हमने देखा कि सप्लाई चेन अटैक जिसमें ए और बी के कंसेप्ट को हमने देखा। फिर हमने देखा डाटा मैनिपुलेशन जिसके अंदर हमने सीखा कि डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर हमने देखा डाटा डिस्ट्रक्शन जिसके अंदर हमने ये देखा कि डाटा को डिलीट भी करा जा सकता है। तो ये सारे अटैक आते हैं हमारे साइबर अटैक के अंदर। अब हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ साइबर थ्रेट। अब देखो हमारे साइबर थ्रेट के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रभाव हो सकता है साइबर अटैक का वो ये हो सकता है कि कोई भी हमारी पर्सनल या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है ना उसके साथ हमें कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि वो डाटा अगर लीक होती है तो इससे बहुत सारी जो पर्सनल चीजें हैं वो बाहर आ जाती हैं, जिससे एक पर्सन की बनी बनाई इमेज जो है वो खराब हो सकती है। दूसरा होता है फाइनेंशियल डैमेज। अगर मान लो किसी ने रैंसम वेयर अटैक जो है वो कर दिया, और अक्सर ये लोग पता है किनके करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना उनके ये रैंसम वेयर अटैक होते हैं। रीजन ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना वो सरकार को बताने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बताएंगे ना कि उनके ऊपर अटैक हुआ है और रैंसम मनी मांगी गई है तो पता है क्या होगा कि उनके शेयर जो है ना मार्केट में वो गिर जाएंगे, और ऐसा कंपनी कभी चाहती नहीं है। तो इसके वजह से ना कंपनी उन्हें पैसे दे देती है। अब वो पैसे कंपनी के थे, उसके बिजनेस के थे, लेकिन वो चले गए हैकर्स के पास, और इसलिए यहां पर आपको फाइनेंशियल डैमेज देखने को मिलता है। फिर आता है कि इन्फ्लुएंस इलेक्शन, यानी कि आप क्या कर सकते हो, साइबर अटैक के माध्यम से इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा होती है, जिसको हम ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब वहां पर क्या किया जा सकता है, उस मशीन को हैक किया जा सकता है, और वहां पर जब हम हैक करेंगे तो अपनी मर्जी से वोटों को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करा जा सकता है अगर हम साइबर अटैक को देखें और इसके अंदर इंपैक्ट की बात करें तो। फिर आता है रियल वर्ल्ड डैमेज। अब देखो रियल वर्ल्ड के अंदर भी ना हमारे साइबर अटैक से काफ़ी सारे डैमेजेस क्रिएट करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कहीं भी जाते हो गाड़ी के अंदर, तो आप क्या करते हो, अपने कार के अंदर जीपीएस सेट करते हो और आपको रास्ता नहीं पता तो आप जीपीएस पे भरोसा करके चलते रहते हो। बट सोचो क्या हो कि अगर उस जीपीएस को हैक कर लिया जाए किसी के द्वारा और आपको रास्ता ही गलत बताया जाए, और फिर आप जाकर के कहीं ऐसे जगह पे फंस जाओ ना तो जहां आगे आने का रास्ता हो ना पीछे जाने का। तो इस तरीके के रियल वर्ल्ड डैमेजेस भी देखे गए हैं जहां पर जीपीएस को जैम कर लिया जाता है और व्हीकल जो है वो हेल्पलेस हो जाते हैं और गलत सिग्नल पे आप आगे बढ़ते रहते हो और आपके साथ गलत सलत चीजें जो है उस रास्ते पर हो जाती हैं। तो ये भी हमारे साइबर अटैक के इंपैक्ट होते हैं। इंपैक्ट ऑफ साइबर अटैक के अंदर सबसे पहला इंपैक्ट हमने ये देखा कि जो हमारी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी। दूसरा होता है कि कंपनी जो है वो रैंसम मनी पे करने के लिए पैसे देती है जिससे कि फाइनेंशियल डैमेज आता है। हमारे इलेक्शन को भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं साइबर अटैक के माध्यम से। फिर हमने देखा रियल वर्ल्ड डैमेज के अंदर कि हमारे जो जीपीएस सिस्टम है इसको हम जैम कर सकते हैं और जैम करने के बाद हमारे व्हीकल हेल्पलेस हो जाएंगे और फिर किसी बड़े से बड़े हीनियस क्राइम को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम नहीं कर सकते सॉरी, लेकिन लोग कुछ करते हैं। तो इस तरीके से इंपैक्ट ऑफ साइबर थ्रेट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्टेप्स टू अवॉइड साइबर थ्रेट। अब देखो कौन से स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप साइबर थ्रेट को रोक सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप रेगुलर अपडेट रखें अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका पासवर्ड आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपने देखा होगा कभी भी आप जब फॉर्म वगैरह फिल करते हो और जब उसका पासवर्ड बनाना होता है ना, तो क्या कहता है कि मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें ताकि कोई इजीली इस चीज को एक्सेस ना कर पाए। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप चाहते हो कि आप साइबर थ्रेट से बचो तो आप एक मजबूत पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे और रेगुलर अपडेटेड रहेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ। समय समय पर आप अपने सिक्योरिटी ऑडिट्स को ना कहीं बदलते रहोगे, अपने सिक्योरिटी को ऑडिट करते रहोगे, कभी ना कभी
टाइम पे। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपडेट सिक्योरिटी मेजर्स एंड न्यू थ्रेट्स, जो भी आपको नए थ्रेट्स दिखते हैं, आपके फ़ोन बताती है कि ये नई तरीके का थ्रेट्स है, इसके लिए आपके फ़ोन को अपडेट रहना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन को अपडेट रख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप रेगुलर अपडेट्स कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो अपने किसी भी सिक्योर नेटवर्क का। फिर आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक समय पर आप अपने सिक्योरिटी को ऑडिट कर सकते हो। इसके बाद हमने देखा कि हम जब भी कोई नया सिक्योरिटी मेजर्स आएगा तो उसके हिसाब से जब भी कोई नया थ्रेट्स आएगा हम अपने आप को अपडेटेड रखेंगे। हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। अगर लोगों को एजुकेट कर देंगे तो लोग भी साइबर सिक्योरिटी से बच पाएंगे और उनको प्रैक्टिसेस हम करा सकते हैं। फिर आता है क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाए जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो कि हमें हेल्प करे इन सभी साइबर अटैक में बचने के लिए। तो ये गवर्नमेंट स्टेप लेकर के आ सकती है। फिर हम बात करते हैं इंडियाज रिस्पॉन्स टू साइबर थ्रेट, यानी कि भारत का साइबर थ्रेट से क्या रिस्पॉन्स निकला। भारत ने जब साइबर थ्रेट देखा तो उसने क्या स्टेप्स लिए, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत ने सबसे पहले क्या किया कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको CERT कहा जाता है, इसको बनाया। यानी कि भारत ने क्या किया, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है इसको क्रिएट किया, जिसका काम क्या है कि कहीं पर भी साइबर अटैक होता है उस पर नजर रखना और उस साइबर अटैक को खत्म कर देना। फिर हमने देखा कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है, जिसको NCIIPS जो है वो कहते हैं, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। फिर इसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसे NCSP कहा जाता है, इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2013 के अंदर। और इसके अंदर यह सिक्योर करा गया कि हमारे नेशन के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसी लेकर के आए। फिर हमने बात करी साइबर सुरक्षित भारत, जो कि एक गवर्नमेंट का अभियान था, और इस अभियान के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट करा और साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को अवेयर करना काफी ज्यादा जरूरी था, एजुकेट करना जरूरी था। तो इसके लिए हमारी भारत सरकार ने साइबर सुरक्षित भारत अभियान जो है वो भी स्टार्ट करा था। तो भारत ने क्या रिस्पॉन्स करे उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं। आप यहाँ कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, तो जो भी आपने ऊपर पढ़ा है ना, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई नो कि अब आप यहाँ पर एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो मैं ये कंक्लूजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस PDF को आप पढ़ भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ से PDF आप पढ़ लेंगे और इस कंक्लूजन को भी आप पढ़ लेंगे। अदरवाइज आप इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली है कि अब आप इसके ऊपर कंक्लूजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रोन्स एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारे ड्रोन है और सिक्योरिटी है इनका क्या कंसर्न है। ड्रोन अटैक जो है इनके बारे में पढ़ेंगे कि ड्रोन अटैक जो है वो इमर्जिंग थ्रेट है इंडिया के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रोन एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा और सब्सक्राइब भी नहीं करा चैनल को, तो छोड़ो, सब्सक्राइब रहने दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के पास और पूरी वीडियो तुम भी देख लो ताकि तुम्हें भी जो है वो फायदा मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे ड्रोन अटैक है ना, ये क्या है, क्यों होते हैं, क्या ड्रोन सिर्फ अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इन रिसेंट ईयर जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, इसके अंदर रैपिड एडवांसमेंट हमें देखने को मिली है। यानी कि इन रिसेंट ईयर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिला है। इसका जो फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। कई सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से लेकर के लॉजिस्टिक सेक्टर तक हर जगह इसको अपना रहे हैं और हर जगह वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इसका इस्तेमाल जो है वो करा जा रहा है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसका रैपिड एडवांसमेंट हुआ है और इसका यूज जो है वो वाइड स्प्रेड किया जा रहा है। एग्रीकल्चर से लेकर के लॉजिस्टिक तक के सारे ही सेक्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि इस जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का है ना, ये प्रेजेंट सिग्निफिकेंट भी है और इसके कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, बट इसके अलावा इसका जो काफ़ी ज़्यादा रैपिड एडवांसमेंट है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो जो नेशनल सिक्योरिटी का क्षेत्र है, यानी कि रिलीम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो पजेस करता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का एक वास्ट एंड डाइवर्स लैंडस्केप है और इस वास्ट एंड डाइवर्स लैंडस्केप की वजह से हमें कई सारे इमर्जिंग थ्रेट्स जो है वो फेस करने को मिलते हैं, जिनमें से एक अटैक हमारा ड्रोन अटैक भी होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बॉर्डर इंटीग्रिटी के लिए एंड सिविलियन सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने अभी क्या देखा ड्रोन एंड सिक्योरिटी के अंदर, हमने क्या देखा, तो ड्रोन एंड सिक्योरिटी के अंदर हमने ये देखा, मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको
अगर इंट्रोडक्शन क्लियर होगा ना तो आगे की चीज़ें आप पढ़ सकते हो बड़े अच्छे से, वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि जो अभी रिसेंट के कुछ ईयर रहे हैं ना, उसके अंदर जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी तेज़ी के साथ एडवांसमेंट देखने को मिला है। ये देखने को मिला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के लॉजिस्टिक सेक्टर तक सारे ही सेक्टर जो हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और वेरियस सेक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं। अब जो हमारी इंडिया है, सबसे बड़ा उसके लिए जो नुकसान है इसका या सिग्निफिकेंट चैलेंज है, वो है इसकी नेशनल सिक्योरिटी। हमें पता है कि जो हमारी इंडिया है उसका वास्ट एंड डाइवर्स लैंडस्केप है, जिसकी वजह से हमें कई सारे इमर्जिंग थ्रेट्सों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से ड्रोन अटैक भी बहुत सारे जो हमारे थ्रेट है ना वो पजेस करता है। जहाँ पर हमें अपने नेशन की सिक्योरिटी की चिंता होती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता होती है, बॉर्डर इंटीग्रिटी की चिंता होती है, और सिविलियन सेफ्टी की भी चिंता रहती है। तो ये चीज़ें आप लिख करके अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो नेचर ऑफ ड्रोन थ्रेट, यानी कि जो हमारे ड्रोन का थ्रेट है, ड्रोन का खतरा है, उसके क्या प्रकार हैं, उसके क्या नेचर्स हैं। देखो सबसे पहला हमारा आता है सर्विलेंस। ठीक है, अब सर्विलेंस के अंदर आप क्या देख सकते हो, सबसे पहला हमारा पॉइंट बनेगा सर्विलेंस के अंदर एस्पंज का। देखो एस्पंज क्या करता है कि अगर मान लो किसी को जासूसी करना है, किसी को स्पाइंग करना है ना, तो वो क्या करेगा, इन ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। और इन ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इंफॉर्मेशन क्या कर लेगा, गेदर कर लेगा, और बाद में वो क्या करेगा, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा, उसका फ़ायदा उठाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो थ्रेट बनता है ड्रोन का, वो सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि यहाँ पर ना स्पंज यानी कि जासूसी जैसी चीज़ें करी जा सकती हैं। दूसरा होता है स्मगलिंग। अब देखो स्मगलिंग भी इससे करा जा सकता है। अगर आपको पता है तो जो पंजाब का एरिया है, आपने उड़ता पंजाब देखा होगा मूवी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर जो नशे हैं, ठीक है, जो ड्रग्स है ना, उनकी ट्रैफिकिंग बड़ी सारी करी जाती है, और उनके अंदर ना ड्रोन का इस्तेमाल करा जाता है। अब मेरे से आप पूछोगे कि वाई ड्रोन, ड्रोन ही क्यों। देखो ड्रोन इसलिए ना, ताकि ड्रोन हमारी ना एक कम हाइट पे क्या करती है, फ्लाई करती है, और जो हमारे रडार है ना, जो हमारे पास अभी हैं, वो ऐसे नहीं बनाए गए कि वो कम हाइट की चीज़ों को डिटेक्ट कर पाए। उनके पास कैपेसिटी ऐसी है कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा ऊपर जा रही चीज़ों, जैसे एरोप्लेन को वो डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन उससे नीचे अगर कोई चीज़ जा रही है ना, तो अगर यहाँ पर कोई रडार है तो इस चीज़ को क्या करेगा, वो पास दे देगा, इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और इस चीज़ को वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसलिए जो लोग हैं ना, वो स्मगलिंग के अंदर भी क्या करते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो। ड्रोन का इस्तेमाल करा जाता है अगर कोई चीज़ बैन है उसको ले जाने के अंदर, वेपन्स को ले जाने के अंदर, और ड्रग्स वगैरह को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करने के अंदर भी आप स्मगलिंग के अंदर देखोगे तो ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो करा जाता है। फिर इसके बाद आती है डायरेक्ट अटैक। अब देखो डायरेक्ट अटैक के अंदर ना सबसे पहला अटैक आता है टारगेटेड स्ट्राइक। देखो टारगेटेड स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि मान लो आप किसी पर्सन को भेजोगे अटैक करने से, उससे बढ़िया कि आप ड्रोन से अटैक करा दो। अगर मान लो किसी मिलिट्री के ऊपर, किसी मिलिट्री बेस के ऊपर आपको अटैक करना है, तो ये ड्रोन जो होते हैं ना, ये एक्सप्लोजिव या वेपन्स क्या कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और इसके लिए हो क्या सकता है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट क्या कर सकते हैं, किसी हाई वैल्यू चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, किसी मिलिट्री पर्सनल को टारगेट कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के ऑफिस को टारगेट कर सकते हैं, या फिर किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। और इन टारगेट के वजह से वो टारगेटेड स्ट्राइक करके इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा हमारा थ्रेट जो है वो ये कहता है। फिर हम बात करते हैं टेररिज्म की। देखो टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, ये क्या कर सकते हैं भैया, ये जो हमारे चीज़ें हैं ना, ये वल्नरेबल जो हमारे साइट होते हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन हब होती हैं, जो हमारी पब्लिक गैदरिंग होती है, वहां पर ये ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके वजह से एक मास कैजुअलिटी वो कॉज कर सकते हैं, या फिर पैनिक जो हमारी कैजुअलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं ये कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप ड्रोन का एक मिसयूज या फिर थ्रेट जो है वो देख सकते हो। जितना हमने पढ़ा वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर रही होगी, मैंने रिवाइज कर दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। काफ़ी सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर से लेकर के लॉजिस्टिक तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है वो आता है नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में। हमें पता है कि हमारे इंडिया का वास्ट एंड डाइवर्स लैंडस्केप है, और इसके वजह से हमें कई सारे इमर्जिंग थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। अब ड्रोन अटैक के वजह
वजह से भी हमें कई सारे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इंटीग्रिटी एंड सिविलियन सेफ्टी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि नेचर ऑफ ड्रोन थ्रेट्स, यानी कि हमारे ड्रोन थ्रेट्स के क्या क्या नेचर है। सबसे पहला हमें मिला एस्पंज, जो कि सर्विलेंस के अंदर काउंट होगा। देखो एस्पंज क्या करेगा कि जो भी हमारी मिलिट्री लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो भी हमारी बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इसके बारे में क्या कर सकता है, कोई सामने वाला ड्रोन की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, गेदर कर सकता है। दूसरा हो गया स्मगलिंग। अगर हम बात करें ड्रग्स के अंदर, जो हमारे अवैध सामान है उनके अंदर, वेपन्स के अंदर, इन सभी की स्मगलिंग करने के अंदर भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेक्ट अटैक के अंदर हमने बात करा कि टारगेटेड स्ट्राइक, यानी कि कोई भी मिलिट्री पर्सनल हो गया उसके ऊपर हाई वैल्यू टारगेट करी जा सकती है, गवर्नमेंट के ऑफिस के ऊपर टारगेट करी जा सकती है, या फिर कोई ना कोई आप बोल सकते हो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी टारगेट करके उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिर आता है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। तो आतंकवाद के अंदर हमने देखा कि जो कुछ आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, वो क्या करेंगे, इन ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ना एक मास कैजुअलिटी क्रिएट कर सकते हैं वल्नरेबल साइट पे जहां पे पब्लिक गैदरिंग होती है। तो ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी थी, रिवाइज कर ली हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं साइबर थ्रेट जो होने के कारण है ना, वो तीसरा कारण क्या है। देखो साइबर थ्रेट जो होने का तीसरा कारण है वो है हाईजैकिंग एंड हैकिंग। यानी कि आप हैकिंग कर सकते हो या फिर किसी को हाईजैक कर सकते हो, उठा के लेके जा सकते हो। देखो जो ड्रोन है ना, ड्रोन आर ससेप्टेबल टू साइबर अटैक, यानी कि ड्रोन क्या है, ससेप्टेबल है साइबर अटैक के लिए, जहां पर वो एडवर्सरीज क्या करते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ ड्रोन टू कंडक्ट द एस्पंज एंड लॉन्च अटैक। यानी कि ड्रोन क्या करेगा, चुपचाप से आएगा, आपकी सारी बातें सुनेगा, जब उसे लगेगा अटैक करना चाहिए वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, आपकी चीज़ों को हैक कर देगा। दूसरा होता है डाटा इंटरसेप्शन। देखो डाटा इंटरसेप्शन के अंदर क्या लिख सकते हो कि ड्रोन कैन इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसमिशन पोजेसिंग अ रिस्क टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी कि अगर आप बंद कमरे में बैठ के कोई खासम खास बात कर रहे हो किसी खासम खास इंसान के साथ, अगर आपको मैं बताऊं ना, तो अगर मैं वीडियो तो नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो ढूंढ के लगाऊं, लेकिन आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान के कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी ना, या फिर पाकिस्तान के जो हायर ऑफिसर्स थे वो बात कर रहे थे, उनकी जो ऑडियो क्लिप थी ना वो वायरल हो गई थी। वो कैसे हो गई थी, तो वो इसी चीज की वजह से हो गई थी क्योंकि वहां पर हैकिंग कर ली गई थी और उनकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो खतरे में आ गई थी और उनका जो कम्युनिकेशन है ना वो लीक कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे साइबर थ्रेट से कौन कौन सी चीजें होती हैं। ऊपर जो आपने पढ़ा था रिवाइज कर दिया है, वो चीजें आपको याद रहेंगी। यहाँ पर जो पढ़ा है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप हैक कर सकते हो किसी चीज को। ड्रोन जो ससेप्टेबल होते हैं साइबर अटैक के लिए, चुपचाप जाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे और जब इन्हें लगेगा अटैक करना चाहिए वो आपके ऊपर अटैक करके आपके चीजों को हैक कर देंगे। फिर आता है डाटा इंटरसेप्शन। डाटा इंटरसेप्शन के अंदर ये है कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप कहीं पर बैठ के कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो उस समय पर हैकिंग के माध्यम से आपकी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए वो चीजें बाहर पब्लिकली क्या करी जा सकती है, लॉन्च करी जा सकती है। तो ये भी एक थ्रेट जो है वो बनता है ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया सिक्योरिटी। अब देखो हमारे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये ड्रोन जो है वो किस तरीके से खतरे वाला है। सबसे पहला तो आता है बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी कि हमारे बॉर्डर के लिए ही सबसे बड़ा खतरा जो है ये ड्रोन है। इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि देखो इंडिया जो है ना, इसके जो नेबर है भाई साहब बड़े अच्छे नहीं है। हम सभी के लिए अच्छे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन हम और हमारे पड़ोसियों, ठीक है, बहुत सारे अंतर है। भूखा नंगा पाकिस्तान जो है उसके में भी काफी सारा एटीट्यूड भरा हुआ है, पता नहीं किस बात का है बट है, ठीक है। तो देखो हमारे जो हॉस्टाइल नेबर्स है ना, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वल्नरेबल बना देते हैं इंडिया को ड्रोन के लिए। और हो सकता है कि हमारे जो इंटेलिजेंस है या जो स्मगलिंग इलीगल आइटम्स है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक इम्प्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा एक रिस्क होता है इन सभी थ्रेड का, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। तो इसके अंदर ड्रोन कैसे हेल्प कर सकती है, तो यूज ऑफ ड्रोन बाय टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर स्पेशली इन द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। यानी कि जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप है ना, वो किसी ना किसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो वो पाकिस्तान में ही है, उसे इंडिया में आने की जरूरत भी नहीं है, और वो क्या करेगा, इंडिया के अंदर ड्रोन भेजेगा और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से वो टेररिज्म फैलाने में सफल हो जाएगा अगर ड्रोन इंडिया के अंदर आ गया तो।
तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि बॉर्डर के दृष्टिकोण से हमें इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर हम इंडिया की सिक्योरिटी की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। देखो इंटरनल सिक्योरिटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बन एरिया की। तो अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है, पता है आपको कितनी ज़्यादा डेंस है, क्राउडेड पब्लिक जो है वो रहती है। पब्लिक स्पेस पे जाओगे आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। तो इन सभी जगहों पर क्या किया जाएगा, ये जो हमारे ड्रोन अटैक है ना उनको करा जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो हमारे ड्रोन अटैकर्स है ना वो इन्हीं जगहों को टारगेट करते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो, और अगर यहां पर उन्होंने अटैक कर दिया तो हाई कैजुअलिटी और वाइड स्प्रेड फियर जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप लिख सकते हो कि ड्रोन कैन टारगेट पावर प्लांट्स। अब जो हमारे ड्रोन है ना ये पावर प्लांट को टारगेट कर सकते हैं। वाटर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है, जो आपने वाटर के टंकी देखी होगी, उसको ये क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, या फिर अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उनको ये टारगेट कर सकते हैं और उनको डिस्टर्ब करके, डैमेज करके हमारे देश के अंदर एक क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये सब चीज़ें भी करी जा सकती हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर आती है मिलिट्री सिक्योरिटी। देखो हमारे जो मिलिट्री है ना उसकी भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सोचने वाली बात है, थ्रेट वाली बात है कि सबसे पहला तो होता है डिफेंस इंस्टॉलेशन। आपने देखा होगा जब भी आप गुजरोगे ना किसी भी डिफेंस वाले एरिया के से, तो आपको मिल जाएगा कि वो ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया है, नो फ्लाई जोन है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मिलिट्री को डर होता है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके ना उन पे सर्विलेंस करी जा सकती है, उनके मिलिट्री बेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ड्रोन को उड़ने नहीं देते। तो पहला तो रिस्क हमारा यही है कि डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है ना इससे दिक्कत होती है, इनके ऊपर सर्विलेंस करी जा सकती है, हमारे मिलिट्री बेसिस को कहीं ना कहीं एक निगरानी में रखा जा सकता है, इन पे अटैक करा जा सकता है। तो पहला हमारा चैलेंज ये बनता है। फिर आता है कि असिमेट्रिक वॉरफेयर। अब देखो पहले जो वॉरफेयर होते थे ना वो जमीन पे लड़े जाते थे और सिमेट्रिकली होते थे कि ठीक है अगर आपके पास 500 सैनिक है, मेरे पास 500 सैनिक है, तो आओ युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा वो सिकंदर। लेकिन ध्यान रखेंगे आजकल के युद्ध में ऐसा नहीं है। जिस देश के पास ज़्यादा ताकत है ना, और ये ज़्यादा ताकत कैसी है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी सेना रख ली तो आप बहुत बड़े ताकतवर हो गए, ऐसा नहीं है। जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है ना वो ऑलरेडी एज में है, वो किसी भी युद्ध को लड़ेगा ना वो एज में रहेगा। तो असिमेट्रिक वारफेयर को ये जन्म देती है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना वो भी क्या कर सकते हैं, इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ड्रोन। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो वार है वो सिमेट्रिक नहीं रह जाएगी। आप लड़ रहे हो किसी और देश से और पता लगे कोई नॉन स्टेट एक्टर्स आपसे उसी युद्ध के अंदर अपना फायदे के लिए वो भी लड़ रहा है, तो बोल सकते हो कि ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए। तो मिलिट्री की सिक्योरिटी के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत करती है अगर हम बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। तो फिर हम बात करते हैं की चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्टॉपिंग ड्रोन अटैक। यानी कि जो हमारे ड्रोन अटैक है ना इनको रोकने के लिए जो की चैलेंजेस है, सबसे बड़े चैलेंजेस वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की। देखो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या होते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हो डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे ड्रोन है ना ये काफ़ी ज़्यादा लो अल्टीट्यूड पे उड़ाए जाते हैं और इनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो इससे होता क्या है कि इनको ऑपरेट करना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है जो इसके मेकर्स होते हैं उनके लिए। लेकिन जो हमारे रडार होते हैं ना वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और जब ये डिटेक्ट नहीं हो पाते तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सीमा के अंदर घुस जाते हैं और फिर यहाँ पे ये तबाही मचाने स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे की चैलेंजेस है वो ये है कि हमारे पास जो रडार है वो स्मॉल चीज़ों को और लो अल्टीट्यूड चीज़ें वालों को कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये हमारे जो ड्रोन है वो डिटेक्ट नहीं हो पाते और ड्रोन अटैक हो जाती हैं। फिर आती है स्लीथ फीचर्स। अब देखो स्लीथ फीचर्स क्या होती है। अब आपको पता है कि एक ड्रोन बना हो और एक हवाई जहाज बनी हो, उसके अंदर मटेरियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो हमारे ड्रोन बनाए जाते हैं ना, ठीक है, वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जिनको रडार जो है वो पहचान ही नहीं पाता। समझ रहे हो? अगर वहीं एक एरोप्लेन जा रहा हो तो हमारी रडार पहचान लेगी क्योंकि उसका मटेरियल अलग है। लेकिन जो हमारे ड्रोन बनाए जाते हैं वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जिनको रडार पहचान नहीं पाता और आसानी से जो हमारे ड्रोन है वो भारत देश के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर आ सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं, ठीक है।
दूसरे हम बात करेंगे वो होता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना उसका इतनी तेजी के साथ एडवांसमेंट हो रहा है कि मान लो कल को आपने बना लिया कोई ऐसा रडार बना लिया जो क्या कर रही हो कि ड्रोन को भी डिटेक्ट कर पा रही हो, आपको पहले से ही बता दे कि हाँ भैया देखो ड्रोन जा रहा है, उड़ा दो। लेकिन क्या है कि पता नहीं आपने जब तक वो रडार बनाया तब तक एक ऐसा ड्रोन बन गया और अभी वो ड्रोन बन भी चुका है जो कि एंटी रडार सिस्टम पे काम करता है, मतलब कि उसको रडार डिटेक्ट ही नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे भी ड्रोन है। तो बताओ आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना वो बड़ी तेजी से हो रही है। इसके अंदर लिख सकते हो कि कांस्टेंट इवैल्यूएशन, यानी कि जो हमारी इवैल्यूएशन है हर चीज़ों की, चाहे वो चाहे वो ड्रोन की हो, किसी मशीनरी की हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हो, वो दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। तो इसके वजह से भी ये चीज़ें आपको फेस करने को मिल जाएंगी कि मेरे पास अगर मान लो कोई चीज़ हम बनाते भी हैं तो वो फिर कुछ दिनों के बाद आउटडेटेड हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। फिर होती है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। देखो अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी क्या है? मान लो कोई चीज़ है भी जो कि सारी ही चीज़ों को डिटेक्ट कर ले, पहचान कर ले, लेकिन उसके जो कॉस्ट है ना वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे ड्रोन हैं इनके जो कॉस्ट हैं ये इतने कम है, इतने कम है कि कोई भी इन्हें आसानी से अफोर्ड कर सकता है। और जो नॉन स्टेट होल्डर्स है ना, स्टेक होल्डर्स, वो क्या करते हैं, इनको खरीदते हैं, इनको रखते हैं और इसके वजह से वो मलेशियस जो इंटेंट है वो उनका देखने को मिलता है और वो दूसरी कंट्री के अंदर तबाही मचाते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर। आप कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन के पॉइंट को और अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जैमिंग। देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जैमिंग है ये क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आप रेजिलिएंट टू जैमिंग। देखो रेजिलिएंट टू जैमिंग का मतलब क्या होता है कि सम एडवांस ड्रोन आर इक्विप्ड विद एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ हमारे ड्रोन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी जो है वो लगा दी गई है, यानी कि आप उस ड्रोन को रोक ही नहीं सकते जैमर लगा करके भी। तो एक तरीके से ये भी आप लिख सकते हो और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको आप डिस्टर्ब करो, उनके सिग्नल के कंट्रोल को आप खत्म कर पाओ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑटोनोमस ऑपरेशन की, यानी कि ये जो हमारे ड्रोन है ना ये ऑटोनोमस होते हैं, एआई थ्रू ऑपरेटेड होते हैं। इनके अंदर जो ऑपरेटर होता है इनके साथ साथ नहीं चल रहा था कि आप उसे पकड़ के इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये भी होता है कि ड्रोन कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ऑपरेशन डू नॉट रिलाई ऑन द एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल रेंडरिंग जैमिंग टेक्नोलॉजी इनफेक्टिव। और ये क्या करता है, जो हमारी जैमिंग टेक्नोलॉजी है उसको इनएक्टिव और इनइफेक्टिव बना देता है और अपना ये काम जो है वो परफॉर्म करता रहता है। तो यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जब आप बात करोगे की चैलेंजेस के बारे में। दूसरा हमारा जो चैलेंजेस होता है वो होता है रेगुलेटरी एंड लीगल चैलेंजेस। देखो रेगुलेटरी एंड लीगल चैलेंजेस के अंदर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहला कि लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन, यानी कि हमारे पास ना उतने अच्छे तरीके से इसको रेगुलेट करने के ना सिस्टम नहीं है। सबसे पहला तो आप देखोगे क्या कि इनकंसिस्टेंट लॉ, यानी कि जो हमारे कानून है ना ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के जो बनाए गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज इवन रीजन विद इन कंट्रीज हैव अ वेरिंग रेगुलेशन रिगार्डिंग द ड्रोन यूज कॉम्प्लिकेटिंग इन्फोर्समेंट एफर्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा लेकिन भारत का कोई ऐसा स्टेट है जिसने क्या करा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं ड्रोन को उड़ाना ही मना कर चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ही देश के अंदर इवन एक देश के एक रीजन के अंदर ही कई सारे जो कानून है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाता है इस चीज़ को इन्फोर्स करना पूरे भारत भर के अंदर। ठीक है, तो आप मेरे को बताना अगर आपको पता है कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर ड्रोन जो उड़ाना है ना वो मना कर दिया गया है। मैंने करंट अफेयर में पढ़ा था आई थिंक आज से 1-1.5 साल पहले, तो मुझे अभी वो स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट लॉ जो है वो भी आप लिख सकते हो जब आप रेगुलेशन की बात करते हो। दूसरा होता है इन्फोर्समेंट डिफिकल्टीज। देखो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो ड्रोन मेकर्स है ना वो चैलेंज करते हैं अथॉरिटीज को कि आप इसे मॉनिटर कर लो और इन्फोर्स कर लो रेगुलेशन एंड इफेक्टिवली, यानी कि आप इस ड्रोन टेक्नोलॉजी वाले जो बनाते हैं ना ड्रोन को, वो इतने तरीके से इसको हाईटेक बना देते हैं कि इसको मॉनिटर करना और इसको रेगुलेशन लेकर के आना ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि आप इसके ऊपर कानून भी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। फिर आती है प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टीज। देखो प्राइवेसी और एक सिविल लिबर्टीज जो है वो क्या कहती है कि बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मतलब देखो दो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलनी है। सबसे पहला ये है कि मेजर्स टू डिटेक्ट एंड काउंटर ड्रोन ऑफन रेज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टीज लीडिंग टू लीगल एंड पब्लिक रेसिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिटेक्ट करते हो, काउंटर करते हो ड्रोन को, तो हो सकता है इससे लोगों की प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज के अंदर
क्या हो जाए, कंसर्न होना स्टार्ट हो जाए और पब्लिकली इसका विरोध जो हो वो भी एक तरीके से करे जाने लगेगा। ये भी एक आपकी प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टीज के अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगर मैं बताऊं तो आप लिख सकते हो स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, यानी कि जब भी आप इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाते हो, इसके ऊपर कोई ऑपरेशनल करते हो काम, वो उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला होता है डाइवर्स थ्रेट एक्शन। ठीक है, देखो डाइवर्स थ्रेट एक्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स, यानी कि इसको परफॉर्म करने वाले, यानी कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले कई सारे लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन कैन बी यूज बाय स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो अगर मान लो अगर आप ड्रोन बैन कर रहे हो तो ये स्टेट एक्टर्स के लिए भी बैन होगा और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए भी बैन होगा, टेररिस्ट ग्रुप एक्ट के लिए भी, टेररिस्ट ग्रुप के लिए भी बंद होगा और एक इंडिविजुअल के लिए भी बंद होगा। ठीक है, जिससे कि हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ थ्रेट जो है वो लोगों के बीच में एक वियर्ड, बोल सकते हो कि सोच जो है वो पैदा हो जाएगी। लोग ना ड्रोन को ऐसे देखेंगे जैसे कि मान लो ये कोई अटैक करने वाली मशीन भी है, अगर कहीं दिख भी जाए तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं नज़र रखनी होगी जब भी इसके ऊपर आप कानून बनाने की बात करते हो। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि चैलेंजेस के रूप में हमारे सामने आती है। फिर आता है अनप्रिडिक्टेबल टारगेट। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे सारे के सारे ड्रोन हैं वो अटैक करने के लिए ही यूज करे जाएंगे जो हवा में उड़ रहे होते हैं, और ऐसा भी है कि अगर वो चलो टारगेट भी कर रहे हैं तो आप पता तो नहीं कर सकते ना कि किस चीज़ को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अनप्रेडिक्टेबल टारगेट भी है जिसके लिए आपको चैलेंजेस होती है कि आप इस चीज़ से बचे कैसे। ठीक है, तो द पोटेंशियल टारगेट टू ड्रोन अटैक आर डाइवर्स, यानी कि जो हमारे ड्रोन से अटैक होने के पोटेंशियल है ना, क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी डाइवर्स है, इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पब्लिक गैदरिंग, हर तरीके के जगहों पर इससे अटैक करे जा सकते हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन से लेकर के सब जगहों पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पब्लिक गैदरिंग या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी जगहों पर अटैक करे जा सकते हैं। और इसके लिए हमें इसके ऊपर जब भी कोई कानून बनानी होगी तो प्रोटेक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आती है जियोग्राफिकल चैलेंजेस। अब देखो जियोग्राफिकल चैलेंजेस के अंदर आप सबसे पहले तो बॉर्डर एरिया को लिख सकते हो। देखो बॉर्डर एरिया के अंदर आप क्या लिखोगे कि एक्सटेंसिव एंड पोरस बॉर्डर, जो हमारे इंडिया का बॉर्डर है ना वो बहुत बड़ा है। अगर आप स्ट्रेच देखोगे ना इंडिया का, ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है अगर हम केवल सी बाउंड्री की बात करें ना तो ये सी बाउंड्री 7500 किलोमीटर की होती है। और जो अगर आपके ऊपर की लैंड बाउंड्री है जिसके अंदर आपकी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, चाइना के साथ हो रही है, अफगानिस्तान के साथ हो रही है और पाकिस्तान के साथ हो रही है, बांग्लादेश के साथ हो रही है, तो इतना बड़ा हमारा बॉर्डर है और हमारे बॉर्डर ना पोरस है, उतनी ज़्यादा फेंसिंग नहीं है हमारे बॉर्डर पे। तो ये इंडिया को क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए वल्नरेबल बना देते हैं कि हमारे यहाँ ड्रोन अटैक जैसी चीज़ें हो सकती हैं, हमारे यहाँ सर्विलेंस करी जा सकती है ड्रोन के माध्यम से, स्मगलिंग करी जाती है, जैसा मैंने बताया भी था कि पंजाब के अंदर स्मगलिंग करी जाती है, तो जो स्मगलिंग है वो हो सकती है, या फिर अटैक जो है वो भी हमारे यहाँ हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अर्बन इन्वायरमेंट, अरे यार रुक जाओ, अर्बन इन्वायरमेंट। अब देखो अर्बन इन्वायरमेंट क्या कहती है कि जो हमारी शहरी पॉपुलेशन है ना वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेंस है, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन आर वेरी डेंस एंड न्यूमरस। अगर आप देखेंगे तो हाई वैल्यू टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मान लो अगर शहरों में कोई भी अटैक करता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा और काफ़ी ज़्यादा जो मास डिस्ट्रक्शन है ना वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे एक जियोग्राफिकल चैलेंजेस होते हैं जो कि हम रिलेट करके देखते हैं, किसके साथ बोलेंगे, ड्रोन के साथ। अब देखो इसके स्ट्रेटजी क्या है कि हम मिटिगेट कर सकते हैं ड्रोन थ्रेट को। देखो एक चीज़ मेरे को और याद आ गई, आपको बताना है कि भारत की पहली पुलिस फोर्स कौन बनी है जिसने ड्रोन का इस्तेमाल किया है टीयर गैस को छोड़ने के अंदर, बताओ। आप सभी को पता है, मैं ही बता देता हूँ। जो किसान का प्रोटेस्ट हो रहा था तो जो हमारी हरियाणा की पुलिस है ना, हरियाणा पुलिस, वो भारत की पहली पुलिस बन गई है जिसने ड्रोन का इस्तेमाल करा है, क्या छोड़ने के लिए, जो आंसू गैस के गोले हैं, जो टीयर गैस के गोले होते हैं ना उनको छोड़ने के लिए। तो ये भी आप रख सकते हो, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करंट अफेयर की याद रखो ताकि आप जब भी लिखोगे इसके ऊपर ऐसे ना तो उसमें इस चीज़ को आप एड ऑन कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट ड्रोन थ्रेट, यानी कि अगर आपको ड्रोन थ्रेट को मिटिगेट करना है तो किस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज लेकर के आ सकते हैं जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हो, सेलर से बात कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों पर जब आप बात करोगे, जब इसके मिसयूज को रोकोगे तो कहीं ना कहीं आप जो ड्रोन से होने वाले थ्रेट है ना उसको मिटिगेट कर पाओगे। फिर आता है नो फ्लाई जोन। जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर दिक्कत आ सकती है उस जोन को आप नो फ्लाई जोन, जैसे मिलिट्री एरिया को नो फ्लाई जोन बोला जाता है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते,
ऐसे जहाँ पर भी आपको लगता है जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर आप ड्रोन को मना कर दो कि वहाँ पर ड्रोन को ना उड़ाया जाए। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की। तो एक सर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ये है कि आप क्या करोगे, डिटेक्शन सिस्टम को ले आओगे, यानी कि आप ऐसा रडार को बनाओगे जो कि इसके ऊपर सर्विलेंस रख पाए, जब भी ऐसे कोई चीज़ हो वो पहले ही डिटेक्ट कर ले और आपको बता दे कि कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को आपको डिटेक्ट करके बता दे, ताकि वहाँ से आप इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करके आप चीज़ों को बचा लो। फिर आता है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि कोई भी ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में एंटर ना करे। आप एंटी ड्रोन वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो कि कोई भी ड्रोन जो है उसको आप कैप्चर करोगे और वहीं पर आप उसे न्यूट्रलाइज कर दोगे। फिर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड साइबर मेजर्स, यानी कि आप इंटेलिजेंस एंड साइबर मेजर्स के अंदर क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो। आप पहले से पता लगा लो कि ठीक है कोई चीज़ कहाँ पर अटैक होने वाली है, तो आप अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो। और जब आप इंटेलिजेंस को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो थ्रेट है इसको आप रिड्यूस कर पाओगे, कम कर पाओगे। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी, यानी कि आप अपने साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लो ताकि आपकी हैकिंग ना हो पाए। जैसा कि पाकिस्तान के केस में हुआ था कि उनकी पर्सनल जो बातें हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर की वो तक लीक हो गई थी। तो ऐसी कोई भी चीज़ लीक ना हो, इसके लिए आप अपने साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। फिर आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपरेशन कर सकते हो अलग अलग कंट्री के साथ, ताकि जहां पर आप एक कोलैबोरेटिव एफर्ट डाल सकते हो, अलग अलग देशों के साथ मिल करके इंटेलिजेंस शेयरिंग पे काम कर सकते हो, अपने टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आता है ग्लोबल नॉर्म्स। ग्लोबल नॉर्म्स के अंदर आप क्या करोगे कि कोई भी नॉर्म्स हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सारे दुनिया के लोग एक साथ मिलकर के किसी ऐसे पहलू पे पहुंचे जहां पर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं, और जब भी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो, इसके सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, तो उस चीज़ को हम एड्रेस कर पाएं इस एग्रीमेंट से, इस नॉर्म्स की वजह से। अब इसके अंदर जो भी कंक्लूजन होगा आप लिख सकते हो। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इस चीज़ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, या आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डली हुई भी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया की। देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो इसका चेयरमैन बना है इस साल के लिए भी। लास्ट साल भी इंडिया ही चेयरमैन था और इस साल भी इंडिया ही इसका चेयरमैन जो है वो चुना गया है। अगर मैं आपसे पूछूं एक बात, तो बताना आप कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी ना इस बार, वो कहाँ पर हुई थी। मैं बता देता हूँ, ध्यान रखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मुंबई में हुई थी। और इस चीज़ को ध्यान रखना, हो सकता है कि पेपर 1 के अंदर इस पे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब हम बात करते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया जो है ना, इसके ऊपर अगर हमें ऐसे लिखना है तो इसको इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि जो भारत की सी बाउंड्री है ना वो लगभग 7500 किलोमीटर की होती है। और 7500 किलोमीटर की बाउंड्री होना, इट्स मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है। और इसके वजह से हमें कई सारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है ना वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड डिफेंडिंग नेशनल सोवरेनिटी, ये सारी चीज़ें हमें काउंट करने को मिल जाएगी जब भी आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करोगे। इंट्रोडक्शन अगर क्लियर नहीं रहा हो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो भारत का कोस्ट लाइन स्ट्रेच है वो अप्रॉक्सीमेट 7500 किलोमीटर का है, जो इसे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल बना देता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करके रखें, जिससे कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर रहें, हम इंश्योर कर पाएँ किसी रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को, और अपने नेशनल सोवरेनिटी को क्या कर पाएँ, डिफेंड कर पाएँ। इसके लिए हमें अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को काफ़ी इन्हेंस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर क्या महत्व है मैरीटाइम सिक्योरिटी का। अब देखो भारत के अंदर जो इसका महत्व है ना उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला महत्व आता है इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। आपको पता है कि भारत के जो मैक्सिमम एनर्जी है ना वो कहाँ से आती है, बाय द सी रूट आती है। आपको पता है हमारे जो पेट्रोलियम्स हैं, जो डीजल्स हैं, वो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो सी के द्वारा ही हमारे भारत के अंदर आती हैं। तो अपने एनर्जी की सिक्योरिटी को अगर हमें सिक्योर करना है तो हमें अपने समुद्र को सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। फिर आता है मेंटेनिंग द रीजनल स्टेबिलिटी। आपको पता है कि जो हमारे रीजनल स्टेबिलिटी है ना इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कोस्टल लाइन पे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ना इंडिया का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये जो हमारे कोस्टल लाइन है ना, यहाँ पर जो भी हमारे स्टेट है ना उनके अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस काफ़ी जल्दी आ सकता है। मान लो यहाँ पर कोई पर्सन रह रहा है तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग कोस्ट पे रह रहे हैं यहाँ पे अगर आप इन्फ्लुएंस देखोगे ना तो काफ़ी जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हमें अपने रीजन को ना स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है तो हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करके रखने की ज़रूरत है।
फिर हम बात करते हैं मैरीटाइम टेररिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरेट्स बोलते हैं। आपको पता होगा, सॉरी ये दूसरा है। देखो, मैरीटाइम टेररिज्म यानी कि मैरीटाइम के समुद्र के रास्ते ना टेररिज्म भी प्रमोट होता है। अगर आपको 2008 का मुंबई अटैक पता हो तो उसके अंदर जो अटैकर्स थे ना वो इसी सी रूट का इस्तेमाल करके आए थे। तो कहीं ना कहीं हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को अगर अच्छा रखते तो वो इंडिया में अंदर अटैक नहीं कर पाते, वो आ ही नहीं पाते, तो अटैक कैसे करते, सोचने वाली बात है। तो इस चीज़ के लिए भी हम कह सकते हैं कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। जब भी हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इलीगल, अनरिपोर्टेड या फिर अनरेगुलेटेड फिशिंग। अब जो भी हमारी फिशिंग होती है, आपको पता है कि जो भी कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं ना, उनका जो प्रमुख बिजनेस है, व्यापार है, वो यही है कि वो फिशिंग करते हैं। अगर मान लो इलीगल फिशिंग होने लगी, अनरिपोर्टेड फिशिंग होने लगी, तो जो मछलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जब मछलियां खत्म होने लगेंगी तो जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके पास फिर बिजनेस बचेगा नहीं। फिर वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, पॉवर्टी रेट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भी हम ध्यान रख सकते हैं अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी का, ताकि जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है इसको हम रोक पाएं और अपनी चीज़ों को और अच्छा कर पाएं। फिर हम बात करते हैं पायरेसी एट सी, इलीगल माइग्रेशन एंड वेपन स्मगलिंग। इन सभी पर ध्यान रख पाए, इनको रोक पाए, इसके लिए भी हमें इंडिया के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी की, यानी कि प्रेजेंट में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो फरवरी 2009 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको सीसीएस कहा जाता है, उसने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना मरीन सिक्योरिटी की, वो इंडियन नेवी को दे दी। ठीक है, और जो इंडियन नेवी की सिक्योरिटी है वो अब है, मतलब इंडियन नेवी की अब जिम्मेदारी है कि जो हमारे समुद्र की सुरक्षा है वो करे। ये 2009 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको सीसीएस कहा जाता है, उसने ऐसा बोला था 2009 के अंदर। फिर आती है बारी इंडियन कोस्ट गार्ड की। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड फिर क्या करती है। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कोस्टल सिक्योरिटी इन द टेरिटोरियल वाटर्स। आपको जब भी टेरिटोरियल वाटर्स दिखेगा ना, भारत का जो पानी होगा उसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज होंगे ना, वो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करती है, स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है और वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर आती है कोस्टल सिक्योरिटी। देखो, कोस्टल सिक्योरिटी जो है ना, ये क्या करी जाती है, रिव्यू करी गई थी पीरियोडिकली, बार बार इसको रिव्यू करी जाती है। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं बाय द नेशनल कमिटी फॉर द स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड द कोस्टल सिक्योरिटी, उनके द्वारा बार बार ये जो रिव्यू है वो करा जाता है कि हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो कितना मजबूत है, कहीं लूप होल तो नहीं है, कि कहीं इसमें से कोई छेद तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे ऊपर वापस से अटैक हो सकता है या फिर हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये प्रेजेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको सीसीएस बोला जाता है, इसने इंडियन नेवी को पूरा का पूरा चार्ज दे रखा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पूरी की पूरी इंडियन नेवी की है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आता है कि ये जो हमारी टेरिटोरियल वाटर्स है उसके अंदर जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करे और सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित करे। फिर आती है कोस्टल सिक्योरिटी। ये हमारी नेशनल कमेटी फॉर द स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी जो है, ये समय समय पर इसको रिव्यू करती है और देखती है कि जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो कितनी रोबुस्ट है, कितनी अच्छी है। अब हम बात करते हैं इसके चैलेंजेस इन द इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला हमारा चैलेंज है वो होता है चाइनीज नेवी। आपको पता है कि जो इंडियन ओशियन के अंदर चाइनीज नेवी का जो दबदबा है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चैलेंज हमारे लिए वो बन जाती है। फिर हमारी आती है राइजिंग सी लेवल्स। अब आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसके वजह से हमारे जो सी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर सी का लेवल बढ़ता जाएगा तो हमें और ज़्यादा फोर्स की नीड होगी और ज़्यादा हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। तो पहला चैलेंज तो ये हुआ कि जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर जो चाइनीज़ नेवी है इसका प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बात होती है। दूसरा होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी का लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से हमें इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर और फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी और ये चैलेंजेस क्रिएट करती चली जाएंगी। फिर आती है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, ये साइबर अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इन पे जो अटैक है वो काफ़ी आसानी से करा जा सकता है। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज है कि हम साइबर से इन्हें कैसे बचा कर रखें, साइबर अटैक से इन्हें कैसे बचा के रखा जा सकता है।
फिर बात करते हैं डिस्प्यूट विथ नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो भारत का डिस्प्यूट है वो नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके वजह से जब भी हमारा कोई सामान जा रहा होता है या फिर आ रहा होता है मैरीटाइम बॉर्डर्स के थ्रू, तो हमें डर होता है कि कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। तो इस चीज़ को हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और ये भी एक चैलेंज होती है हमारे सिक्योरिटी के अंदर। फिर आती है कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। अब देखो, एक तो होता है ट्रेडिशनल थ्रेट जो कि हमने देखा, और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट जिसकी कल्पना भी ना करो और वो भी थ्रेट आपको देखने को मिल जाए। जैसे हमने देखा कि समुद्र के अंदर हमें क्या क्या थ्रेट मिल सकते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर थ्रेट की ही बात करी थी ना, तो हमें क्या क्या थ्रेट देखने को मिला था कि हो सकता है कि इससे हमारी जो सिक्योरिटी है ना एनर्जी की, वो ब्लीच हो जाए। एक तो सिक्योरिटी ये हो गई थी हमारी चैलेंज के अंदर। दूसरा हमने देखा था कि जो हमारी रीजनल स्टेबिलिटी है इसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न था। फिर हमने देखा था कि जो इलीगल फिशिंग होती है इसको हम रोक लें, या फिर हमने देखा था इलीगल माइग्रेशन होता है इसको रोक लें। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ट्रेडिशनल होते हैं जो कि किसी ना किसी देश के अंदर, चाहे वो कोई सा भी देश हो, सभी के अंदर ये चीजें होती ही होती हैं। लेकिन एक होता है कि ऐसी कोई चीज जो कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट पैदा करती है, जैसे टेररिज्म। अब मान लो कहीं पायरेट्स आ गए और लूटपाट मचा के चले गए, ये तो आपने नहीं सोचा था ना, ये तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है जो कि इंसान की आपसी समझ है वो नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कर रहा है। तो टेररिज्म हो गया, स्मगलिंग हो गई, इलीगल इमिग्रेशन हो गया। मान लो कोई भारत में आके रह रहा है इलीगली समुद्र के रास्ते से, तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट ही है। फिर मैरीटाइम क्राइम्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं और इसके वजह से भी हमारी सिक्योरिटी जो है वो चैलेंज होती रहती है। और हमारी इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं तो पोल्यूशन फ्रॉम ऑयल स्पिल्स। अब बताओ, जो ऑयल का स्पिल्स है वो कहाँ हुआ था जिसके वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो दो कंट्री के अंदर मैं कंफ्यूज हूँ, एक तो चिली और दूसरा पेरू। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये दो कंट्री में से कोई एक कंट्री है जहाँ की कोस्ट लाइन पर जो ऑयल था वो स्पिल्स हो गया था, जिसके वजह से क्या किया गया था, वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। अब आप मेरे को बताना, एक बार क्लियर करना कि वो पेरू है या चिली है। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पर देखो, अगर जो ऑयल स्पिल्स हो गया ना पानी के अंदर तो वो उसे पल्यूट कर देगा। प्लास्टिक वेस्ट पानी में जा रहा है वो भी उसे पल्यूट कर रहा है, या फिर अदर सोर्सेज जो है वो भी हमारे मैरीटाइम को पल्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़े चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से समझाया है और आई होप अब आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव तो ये है कि 3 टायर्ड सिक्योरिटी जो है वो हमने स्टार्ट करी है। अगर आपको पता है तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट मरीन पुलिस, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारे सी को सुरक्षित रखते हैं और हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के अंदर प्रोवाइड अपना जो योगदान है वो देते हैं। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन, जिसको सागर इनिशिएटिव बोला गया। अब देखो, जो सागर इनिशिएटिव है ये भी गवर्नमेंट लेकर के आती है और इसके अंदर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन जो है वो करके यहाँ पर इनिशिएटिव को लाया जाता है, जिससे कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे या फिर कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जिसको आईएनएस बोला गया। ये प्रमोट करती है कॉपरेशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कि ये भी इंडियन गवर्नमेंट की एक अच्छी इनिशिएटिव है जो कि आप लिख सकते हैं। फिर आता है कॉपरेशन विद क्वाड। देखो, क्वाड जो है ना, जिसके अंदर हमारे इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री हैं। ये भी क्या करते हैं, ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड जो है उसको प्रमोट करते हैं, जिससे कि हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम बूस्ट करते हैं। अभी आपने जो चाइना वाला इन्फ्लुएंस पढ़ा था ना ऊपर, उस चाइना वाले इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए स्क्वाड वाले को हमने बनाया है, जहां पर इंडिया विद यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया क्या करते हैं, जो पैसिफिक ओशन है, इंडो पैसिफिक ओशन, उसके अंदर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये जो है वो इनिशिएटिव लाते रहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, भारत के इनिशिएटिव की बात फिर से कर लेते हैं। तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट मरीन पुलिस जो है वो 3 टायर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी इनहेंस होती है। फिर सागर अभियान के बारे में पढ़ा, जो कि क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फिर हमने नेवल सिंपोजियम के बारे में बात करा, जो कि कॉपरेशन प्रोवाइड करती है मरीन सिक्योरिटी के बीच में। तो ये हमारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आती है इंडियाज इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर, और इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये गुड़गांव 2018 में इस्टेब्लिश करा गया था। अब देखो, वे फॉरवर्ड क्या होता है, जो कि हमारे सजेशंस हो सकते हैं। हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, देखो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर मान लो साइबर थ्रेट का हमें खतरा है तो हम क्या करेंगे, इंडिजिनस चीज़ों को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो
ये आप पहला सजेशन लिख सकते हो। फिर आता है इंटीग्रेटेड मरीन सर्विलेंस। आप क्या कर सकते हो कि इंटीग्रेटेड मरीन सर्विलेंस स्टार्ट कर सकते हो अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग फोर्सेस के साथ। एआई एंड मशीन लर्निंग फॉर बेटर डाटा एनालिसिस, यानी कि आप डाटा को एनालाइज करने के लिए एआई एंड मशीन लर्निंग का उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आपका थ्रेट प्रेडिक्शन काफ़ी सही रहेगा और आप थ्रेट को पहले से भी प्रिडिक्ट करके रख सकते हो। फिर आती है स्ट्रेंथिंग मैरीटाइम लॉज, यानी कि जो आपके मैरीटाइम लॉज हैं उनको आप और मजबूत कर सकते हो, जिससे कि हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस का कंसर्न काफ़ी कम हो जाएगा। फिर आती है इनहेंसिंग कॉपरेशन, यानी कि आप क्या कर सकते हो लाइक माइंडेड कंट्री, जैसे अभी हमने बात करा ना अमेरिका की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे जो लाइक माइंडेड कंट्री है ना उनके साथ आप जाएं, उनके साथ मिले उठे बैठे और आप अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न करें और इसे और भी अच्छा कर सकते हो, और भी ज़्यादा इसे अच्छा बना सकते हो बाय द कॉपरेशन। फिर आती है रोबोस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, यानी कि आप साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और भी ज़्यादा रोबूस्ट कर सकते हो और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, जिससे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं होगा और हमारे मैरीटाइम एसेट्स जो हैं वो सुरक्षित प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप वे फॉरवर्ड के अंदर लिख सकते हो। अब देखो कंक्लूजन के अंदर मैं वापस से वही बोलूँगा कि आप इस पीडीएफ को पढ़ना और कंक्लूजन देख के आप आराम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर जो भी पढ़ा है उसी के बेस पे आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, और हमारा लास्ट टॉपिक होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आप एग्जाम में ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर पढ़ के जाते हो तो उतना ही बड़ा फायदा आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना उसके वजह से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अंदर रिस्क है उसके बारे में हम जानेंगे। आपको पता है सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, और अगर आप इस चीज़ को पढ़ के जाते हो तो किसी भी तरीके के सिक्योरिटी इशूज़ हैं आप उनको कहीं ना कहीं कवर कर पाओगे। तो फटाफट आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को भी हम खत्म करते हैं अपने सेशन को। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो इस टॉपिक को कुछ ऐसे कि द लैंडस्केप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज रैपिडली इन्वॉल्विंग ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारी जो नेशन की सिक्योरिटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। एज नेशन स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट देयर सोवरेनिटी एंड इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसा नेशन जो अपने सोवरेनिटी और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, दे मस्ट अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट ऑफर बोथ अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। वो क्या करे, उसको आवश्यक है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडॉप्ट करे जो कि उसको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है सिक्योरिटी के अंदर उसको भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस ऐसे के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरेक्शन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, और हम बात करेंगे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डले हुए मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं की एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इमर्ज हो रही हैं उनमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी है? सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो एआई के ऊपर भैया बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, मैं मान के चलता हूँ, फिर भी आपको बता दूंगा कि देखो जो हमारी एआई है ना ये क्या कर रही है, नेशन की सिक्योरिटी को ना ट्रांसफॉर्म करती जा रही है। ये हमारे डाटा को अच्छे तरीके से एनालाइज करती है, ऑटोनोमस सिस्टम होता है, और ये पहले से ही प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स करके आपको बता सकती है, आपको सतर्क रख सकती है। एआई ड्रिवन टूल्स कैन आइडेंटिफाई थ्रेट्स, जो हमारे एआई से चलने वाले टूल है वो किसी भी तरीके के थ्रेट को पहचान सकते हैं। ऑप्टिमाइज डिफेंस ऑपरेशन, वो आपके डिफेंस ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि अगर इसकी बात करी जाए तो इसके कुछ पोटेंशियल रिस्क भी हैं, इसके कुछ मिसयूजेस भी होते हैं, जैसे कि डी फेक टेक्नोलॉजी के अंदर आपने इसके मिसयूज देखे होंगे। बाबर आजम वाली वीडियो मैंने बनाई थी, आपने देखी भी होगी कि बाबर आजम को कैसे गाना गवा दिया जाता है, मोदी जी को गाना गवा दिया जाता है। तो दैट्स एग्जांपल ऑफ डी फेक्स, ठीक है। तो डी फेक्स के एग्जाम्पल हैं। ऑटोनोमस वेपन्स आपने देखा होगा, वो भी इसके द्वारा इसका मिसयूज करा जा सकता है। फिर बात करते हैं पजेस सिग्निफिकेंट एथिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न की। अगर आपको ऑटोनोमस वेपन नहीं पता ना, मैंने एक मूवी देखी थी जिसके अंदर कुछ ना मशीनें रखी गई थी और उस मशीन को क्या किया गया था, एक हैकर ने हैक करके ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर दिया था और पूरे लैब में तबाही मच गई थी। ऐसा करके पता नहीं कौन सी मूवी मैंने कहाँ की देखी थी, लेकिन देखा था ये सीन मैंने, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इसका मिसयूज जो है वो करा जा सकता है। फिर आती है साइबर सिक्योरिटी। अब देखो साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो हमारा देश है ना वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है। कई सारे स्टेट तो ऐसे हैं, अगर आपको पता हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्किम स्टेट बना है जिसने क्या करा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करी है अपने कैबिनेट की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ इतना बढ़ रहा है तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक थ्रेट भी आ रहा है कि हमारे ऊपर क्या हो सकती है, साइबर अटैक हो सकते हैं। तो ये भी एक कंसर्न पैदा करता है कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन है, वो सेफ रहे, पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। इसके लिए भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा सोच सकते हैं, या फिर जो हमारे की चैलेंजेस हैं उसके अंदर ये दूसरे नंबर पे चैलेंजेस हमारे आते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। अब देखो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, आपको पता है क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्या करता है कि काफ़ी फास्ट काम करता है एक नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में। ठीक है, अगर आपकी बात करी जाए तो क्रिप्टोग्राफी हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिमुलेशंस हो गए, इन सभी चीज़ों को ना काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट भी हैं। देखो इसके बेनिफिट है क्वांटम कंप्यूटिंग के बहुत सारे, लेकिन इसके थ्रेटन्स भी हैं, इसके भयावह प्रभाव भी हैं। लाइक अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंक्रिप्शन मेथड के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कोई लक्ष्य पूरा करना है ना, उसके लिए वो इस कंप्यूटर का इस्तेमाल, इस कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके वो इस चीज़ को कर सकता है। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर क्या किया जाएगा। देखो बायोटेक्नोलॉजी से आप सभी लोग परिचित होंगे, मैं बस इतना बता दूंगा कि मान लो किसी बैक्टीरिया को किसी चीज़ के थ्रू एक बार फैला दिया गया, और इसके वजह से पूरे देश के अंदर पेंडेमिक, एपिडेमिक जैसी जो चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी होती है। बायोटेक्नोलॉजी एडवांस इन द बायोटेक्नोलॉजी सच एज CRISPR, जीन एडिट एंड सिंथेसाइज बायोलॉजी हैव प्रोफाउंड implications for the nation's security. These technologies can lead to medical breakout and bioterrorism risk, requiring robust biosecurity measures and ethical guidelines to prevent misuse. अगर मैं आपको बताऊँ ना, इस पूरे लाइन को छोड़ दो, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ। आपने क्रिस 3 मूवी ज़रूर से देखी होगी। उस मूवी के अंदर होता क्या है कि जो वायरस है ना, वायरस ला करके मुंबई में छोड़ दिया जाता है, और कैसे पूरी की पूरी मुंबई जो है ना वो उस वायरस के वजह से संक्रमित हो जाती है। तो ऐसा काम करे जा सकते हैं। ठीक है, ये एक कंसर्न है, ये एक सिक्योरिटी रिस्क होती है बायो टेररिज्म का। ये आप ध्यान रखेंगे जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो फिर आप बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की। देखो स्पेस टेक्नोलॉजी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से इसका वेपनाइजेशन किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे खतरे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं इतना बता देता हूँ कि हम इससे अपनी कम्युनिकेशन को, नेविगेशन को, सर्वेलेंस को स्मार्ट तो कर सकते हैं, अच्छा तो कर सकते हैं, बट इसके वजह से कुछ हमारे सिक्योरिटी इशूज़ भी होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्पेस डेब्रीज जो है वो बढ़ती जाएंगे, जो कि वाइटल कंसर्न है। जब भी आप फ्यूचर में कोई मिशन करोगे ना, ये स्पेस डेब्रीज हमें रोकेंगे। हो सकता है ये हमारे स्पेस क्राफ्ट से लड़ जाएं, और हो सकता है हमारे स्पेस क्राफ्ट वहीं पे खत्म हो जाए, और इतने पैसे लगा के जो हम भेज रहे होते हैं वो वहीं पे नुकसान हो जाएगा, बस एक स्पेस डेब्रीज की वजह से। तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग बात होती है। फिर हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला होती है कि डिफेंस कैपेबिलिटीज़। अब पता है आपको कि आपकी जो डिफेंस है ना उसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस अ नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटी, ऑटोनोमस ड्रोन, AI पावर्ड सर्विलेंस सिस्टम एंड साइबर डिफेंस टूल इंप्रूव सिचुएशनल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स टाइम स्ट्रेंथिंग ओवरऑल सिक्योरिटी। यानी कि अगर आप क्या करोगे, अपने इन सभी टेक्नोलॉजी जो ऊपर पढ़ा इनका इस्तेमाल करोगे तो आप अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी अच्छा कर सकते हो। फिर आती है नेशनल थ्रेट्स वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो नेशनल थ्रेट वेक्टर्स क्या है कि अलोंग साइड बेनिफिट, इसके कुछ फायदे तो हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस न्यू थ्रेट वेक्टर्स, साइबर अटैक ऑन अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉइस डाउन डेवलपमेंट एंड AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेनिंग रिक्वायर कॉन्स्टेंट विजिलेंस। ठीक है, विजिलेंस एंड एडेप्टिव स्ट्रेटजीज टू कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो नए नए थ्रेट्स हैं ना वो भी इसके वजह से कंसर्निंग हो जाते हैं, जहां पर हम एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर सिक्योरिटी से बचाना हो गया, या फिर जो हमारे फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन जो कि रेगुलेट होती रहती है सोशल मीडिया पे, उनको बार बार देखते रहना, विजिलेंस करते रहना, ताकि हम अपने जनता को, अपने लोगों को बचा के रख पाए और नेशन की सिक्योरिटी को भी इंप्रूव कर पाएँ। फिर आती है ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन शिफ्ट ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, नेशन लीडिंग टू AI, quantum computing and space gain strategic advantage
इन्फ्लुएंसिंग जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंपटीशन। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारी ग्लोबल पावर डायनेमिक्स है वो भी इसकी वजह से बढ़ती है। एक आपस में लोगों का कंपटीशन बढ़ता है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के, एआई को लेकर के, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कंपटीशन भी देखने को मिलेगा अगर ये चीज़ें भारत में आती हैं या फिर दुनिया में कहीं भी आती हैं। फिर हम बात करते हैं एथिकल एंड लीगल चैलेंजेस। आपको पता है कि रोबोट जो हमारे होते हैं उनके पास एथिकल कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि उनको एक ह्यूमन की तरह ट्रेंड तो कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन के जैसे ना इमोशंस नहीं डाल सकते। तो ये एक लीगल क्वेश्चन खड़ा करता है ऑटोनॉमस वेपन के ऊपर, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर, मास सर्विलेंस के ऊपर। काफ़ी बड़े चैलेंज एक कॉज कर सकते हैं अगर उनमें एथिकल कंसर्न ही ना हो, एथिकल चीज़ें ही ना हो। तो अब देखो स्ट्रेटजी फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्शन। अगर आपको इसको मिटिगेट करना है, इस थ्रेट को, इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बना के इसको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हो और कैसे इसे अडॉप्ट कर सकते हो। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इसको मिटिगेट और अडॉप्ट करने की? सबसे पहले उसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि अलग अलग देशों के साथ हम कोलैबोरेट करें, टेक्नोलॉजी को शेयर करें ताकि हम अच्छी से अच्छी चीज़ों को ला सकें और इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें अडॉप्ट करके। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो R&D है ना उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें, रिसर्च करें नई नई चीज़ों के ऊपर ताकि हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको हम पार कर पाए और इस टेक्नोलॉजी का अपने देश के भलाई के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। फिर आती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि हमारे पास क्या हो, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जो कि बार बार इन चीज़ों को रेगुलेट करते रहे, देखे कहीं लूप होल तो नहीं है। अगर लूप होल होती है तो वापस से उस टेक्नोलॉजी को ठीक करा जाए और इसको और भी ज़्यादा अच्छा करके इसे और तरीके से हम यूज कर पाएँ। फिर हमारी होती है रेजिलियंस एंड रिडंडेंसी, यानी कि जो हमारी रेजिलियंस है और रिडंडेंसी है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डेवलपिंग रिडंडेंसी है, plan can mitigate that impact on technology related disruption. This include creating backup system and conducting regular security assessments. तो इसका इस्तेमाल आप इस चीज़ के अंदर कर सकते हो। अब देखो कंक्लूजन मैं वापस से नहीं बताऊंगा, ये आपका काम है, आप जाकर के इसे पढ़ो। ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आई नो मैंने लास्ट वाली को ना बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में कवर कराया है, बट इसका रीज़न भी है क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमने ऑलरेडी कर रखी है। AI का हमने करा, उसमें करा हुआ है, स्पेस का करा, उसमें करा हुआ है, ड्रोन टेक्नोलॉजी करा, उसमें करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी कंसर्न है ना अब आपको ओवरऑल क्लियर था, इसलिए मैंने फटाफट कीवर्ड ही बताए हैं, बट आई नो कि ये भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर रह गई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड इफ़ यू लाइक द सेशन डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड बस इतना ही कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक कर देना वीडियो को, जो चीज़ें आपको करनी होती हैं आप कर देते हैं। इसके लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।